नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10 की जो गणित है उस गणित को डिस्कस कर रहे थे। तो गणित में जो अध्याय 1 था जिसका नाम था वास्तविक संख्या इन रियल नंबर, वो तो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब अगला अध्याय आता है बहुपद। क्या आता है? बहुपद। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुपद की जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा और एक्सरसाइज आपको करने को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। क्या जानेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है? तो जैसे मान लो हमने लिख दिया 4x प्लस 3। हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया 4x प्लस 3, या हमने लिख दिया 2x-5। तो देखो, जब ऐसा कोई मिल जाए तो वही क्या है? बहुपद है। यानी ऐसा कुछ लिखा मिल जाए बस वही बहुपद है। तो बहुपद का मतलब क्या है? तो बहुपद का मतलब ये है कि जब चर और अचर आपस में एक साथ मिले हों तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 4x+3 ही होना चाहिए। यहाँ पर नंबर बदल सकता है, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। यानी बहुपद वाला हो, यानी चर वाला और अचर वाला आपस में मिले हों, या वो जुड़ रहे हों या घट रहे हों। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सब क्या है? बहुपद है। जैसे मान लेते हैं, हम लिख दिया 3x माइनस, नहीं हम प्लस मान लेते हैं, +4। ये क्या है? ये भी बहुपद है। और ये देखो कैसा है, इसको हम लिखना चाहें, आपको दिखाना चाहें तो ये किस रूप में है? जो ये है 4, ये क्या है? अचर है। ये x क्या है? चर है। क्या है? चर। तो यहाँ पे देखो ये इस कुछ इस रूप में है, ax+b। किस रूप में है? ये है कुछ इस रूप में, a+b। नहीं, जो 4, 2, 3 जो लिखे हैं ये क्या है? हमने a माना। ये क्या है? x वाला पद है तो x लिख लिया। ये क्या है? b। तो ये जो होते हैं, एक कुछ होते हैं ax+b, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं रहेगा। आपको ऐसे मिलेगा 5x। क्या मिल गया? 5x। ये मिल जाएगा -8x। ये मिल जाएगा 15x। ये भी क्या है? ये भी बहुपद है। बस इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि इसमें जो ये b वाला पद है जीरो है। क्या है? इसमें b पद वाला पद क्या है? जीरो है। यानी इसमें अचर पद क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें जो यहाँ पर है बी वाला ये जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर ये पर भी जीरो है। तो बहुपद ये है और बहुपद ये भी है, यानी दोनों क्या है? बहुपद ही है। बस इसमें अंतर ये है कि इसमें ए बी का मान नहीं है, इसमें बी का मान दिया हुआ है। तो अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, जब इसमें बी वाला नहीं है और इसमें बी वाला है तो इसको हम क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? तो ये सारी चीज हम चलिए आपको बताते हैं। क्या करते हैं? बताते हैं। तो एक चीज और आप लोग जान लीजिएगा, यहां पर b का मान दिया है लेकिन यहां पर b का मान नहीं दिया है। क्या दिया है? b का मान नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी a का मान जीरो नहीं होना चाहिए। b का मान जीरो हो जाएगा तो चल जाएगा। b का इसे मान लेते इस रूप में दिया है तो बहुपद है। अगर b का मान जीरो हो गया तो ये इस रूप में आ जाएगा। लेकिन a का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान 3 का मान जीरो हो गया तो x भी जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा? तब बचेगा केवल +4। क्या बचेगा? +4 केवल बचेगा। तो अब चलिए देखिए इसको क्या कहते हैं। जब देखो, जब इस रूप में कोई लिखा हो, किस रूप में हो? जब ax+b के रूप में हो तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। ये हो गया रैखिक बहुपद। आपने सीखा कि जो ax+b के रूप में लिखा हो वो क्या होता है? वो होता है रैखिक बहुपद। तो हम लोगों ने जाना कि जो ax+b के रूप में होगा उसको क्या कहेंगे? उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो अब हमने जान लिया कि बहुपद क्या होता है, यानी जो चर और अचर से मिल करके पद बना होता है उसको बहुपद कहते हैं।
हमने ये देखा जो ax प्लस b के रूप में होता है वो रैखिक पद होता है। अब हम चलिए देखेंगे कि बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखने वाले? बहुपद के प्रकार देखने वाले हैं। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार की अगर बात करें तो ये आधार होता है। क्या होता है? आधार। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट हैं। इसके जो क्लास टीचर हैं, इनके जो कक्षा अध्यापक हैं, वो क्या करते हैं? इन 40 बच्चों को सुव्यवस्थित रूप से बैठाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बैठाना चाहते हैं। तो कैसे बैठाएंगे? इनके पास या तो ये रोल नंबर के आधार से बैठाएंगे। क्या करेंगे? रोल नंबर के आधार से। जिसका रोल नंबर पहले होगा उसको पहले बैठा देंगे, जिसका रोल नंबर बाद में होगा उसको बाद में बैठा देंगे। या तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये कद के अनुसार बैठावे। किसके अनुसार? कद के अनुसार। जिसकी लंबाई कम होगी उसको आगे बैठा दे, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसको पीछे बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 40 विद्यार्थियों को जो सुव्यवस्थित रूप से बैठा रहे थे, तो बैठाने के लिए कोई ना कोई आधार होना चाहिए। या तो उनको रोल नंबर के अनुसार चलना पड़ेगा, या तो कद के अनुसार चलना पड़ेगा, या तो उनको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी या तो उनको समय के अनुसार चलना पड़ेगा। यानी कह देंगे या तो जो जिसका रोल नंबर पहले है वो पहले बैठे, जिसका रोल नंबर बाद में वो बाद में बैठे। या तो नियम ये निकाल सकते हैं कि जिसकी लंबाई कम है वो आगे बैठ जाए, जिसकी लंबाई ज्यादा है जो लंबा होगा हम पीछे बैठ जाए। या तो ये नियम निकाल सकते हैं कि जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। तो यहाँ पर देखो इन बच्चों को सुव्यवस्थित रूप से बैठाने के लिए इसमें से किसी न किसी एक आधार को लेकर के चलना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ पे बहुपद है। जो बहुपद के जो प्रकार होते हैं दो प्रकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहले क्या करना है? उन प्रकारों के जो आधार को जानेंगे। किस आधार पे? तो नंबर एक जो है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर यानी एक तो प्रकार जानेंगे वो पद के अनुसार, कि पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और जो दूसरा है वो दूसरा है घात के अनुसार। क्या है? दूसरा घात के अनुसार। घात के अनुसार यानी अगर बहुपद के प्रकार की बात करें तो बहुपद घात के आधार पे देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुपद के अनुसार देखेंगे तो कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो इन सबको हम क्या करने वाले हैं? एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदों के आधार पर। किसके आधार पे? पदों के आधार पे देखेंगे। तो पदों के आधार पे देखा जाए तो ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। चार प्रकार के होते हैं। कौन से चार प्रकार के होते हैं? तो नंबर एक क्या है? नंबर एक हम लोग देखेंगे वो है एक पदी। क्या है? एक पदी। एक पदी का मतलब क्या है? मान लेते हैं ऐसा कोई बहुपद है जिसमें केवल एक ही पद हो। क्या हो? एक ही पद हो। जैसे हमने मान लिया कोई पद है हमारे पास, वो लिखा है 3x²। क्या लिखा है? 3x² लिखा है। या तो लिखा है 4x लिखा है, या तो लिखा है 5x लिखा है, या तो लिखा है 6। अब देखो हर जगह कामा लगा हुआ है। यहाँ पे कितना पद है? यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक पद है, यहाँ पर भी एक ही पद है, यहाँ पर भी एक ही पद है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। या तो आपको दे दे 3x², या दे दे 4x, या दे दिया हो 5x, या दे दिया हो 8 या 6 दे दिया हो। तो ऐसे पद को कहते हैं एक पदी। कौन सा बहुपद? एक पदी बहुपद। यानी आप फिर से ध्यान सुन लीजिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। या तो मान लेते हैं अगला देखें, हम आपको दे दिया 3x-4। क्या दे दिया? 3x-4 दे दिया, या आपको दे दिया 4-5x। क्या दे दिया? 4-5x दे दिया, या तो आपको दे दिया 6u² प्लस u। तो इसमें देखो यहां से यहां तक एक पद है। ये क्या है? एक पद है। एक पद यहां से यहां तक है, एक पद यहां से यहां तक है। तो इस एक पद में देखो कितने अक्षर हैं। एक यहां से सॉरी, ये भी एक बहुपद है, एक ही बहुपद है, ये भी बहुपद है। ये सब क्या है? सब बहुपद ही हैं। लेकिन देखा जाए इसमें दो पद हैं। कितने पद हैं? एक है 3x, एक है 4।
एक है 4, एक है 5x, एक है 6u, एक है u। तो यहाँ पे देखो दो दो पद हैं। कितने कितने पद हैं? दो दो पद हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, क्या पे ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे कहते हैं द्विपद। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्विपद, द्विपद कहते हैं। यानी ऐसे बहुपद जिसमें दो पद दिए हो उसे द्विपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं। और अगला देखा जाए तो अगले की अगर बात करें तो अगला देखा जाए कि हम मान लेते हैं कोई बहुपद दिया है कि 4x² प्लस 9x प्लस 3, या कोई दे दिया 5x⁵ माइनस 4x प्लस 9 दे दिया। तो ये देखो ये भी एक बहुपद है। क्या है? ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। इसमें अंतर क्या है? तो इसमें देखा जाए तीन पद हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तीन पद इसमें भी है। इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी तीन पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये और एक पद ये। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर तीन पद हैं। कितने पद हैं? तीन पद हैं। तो यदि तीन पद वाला बहुपद होगा उसको कहेंगे त्रिपद। क्या कहेंगे? उसको कहते हैं त्रिपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद दिए हों उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपद बहुपद कहते हैं। और अगला देखा जाए तो अगला देखे तो उसमें की बात करें अगले की, तो मान लेते आपको दिया है 0x⁵ और -0x-5 दिया, या तो आपको दे दिया 0t² प्लस 0t प्लस 9 दे दिया। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या करना है? दिमाग आपको लगाना है। यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा, यहाँ पर भी जीरो रहेगा। मान लेते हैं ऐसा कोई आपको बहुपद दिया गया है। इसमें देखो जितने भी अचर पद हैं, क्या है? जितने भी अचर पद हैं उनका मान कितना है? जीरो। आपको ध्यान रखना है ऐसे बहुपद जिसमें अचर पद जीरो हो, क्या हो? जीरो हो, उसको कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो हमने देखा बहुपद के प्रकार। तो पद के अनुसार देखा जाए तो चार प्रकार के होते हैं। एक पदी, नहीं ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो केवल उसे द्विपदी कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें सभी चरों का मान शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ये हो गया। अब हम देखेंगे घात के अनुसार बहुपद। क्या देखेंगे? घात के अनुसार बहुपद। देखिए यहाँ पर घात के अनुसार बहुपद। तो अब हम लोग देखेंगे कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें हम अब जानने वाले हैं। तो हम एक बात करें तो अगर घात के अनुसार बहुपद की बात करें तो जैसे मान लेते हैं हमको दिया है एक एग्जाम्पल। क्या दिया गया? हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि x+5। क्या दिया गया है? x+5 दिया गया है। या कोई अगला एग्जाम्पल की बात करें तो आपको दे दिया 6x+9 दे दिया, या आपको दे दिया 7x-2। क्या दे दिया? 7x-2 दे दिया। तो ये देखो किस रूप का बहुपद है, यानी किस रूप का बहुपद है। तो इसको अगर बात करें तो देखें क्या दिया है, ये सब a के मान है। क्या है? a के मान है। ये क्या है? x है, x। ये क्या है? b का मान है। क्या है? b का मान है। ये b के मान है। तो देखा जाए ये किस रूप में है, तो ये है ax+b के रूप में। यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे बहुपद में जहां पर a का मान जीरो नहीं होगा, जहां पर a का मान कभी भी जीरो नहीं होता। इसमें क्या है? a का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। तो अब देखिए इस बहुपद को हम क्या कहेंगे। या मान लेते हैं हमको एक बहुपद और दिया है, उसमें दिया है कि मान दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 3 दिया है।
क्या दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 3 दिया है। यहाँ आप मान लेते हैं एक दूसरा दिया है 9x² माइनस 3x प्लस 9 ये दिया है। तो इसमें भी देखा जाए तो ये दो बहुपद जो दिए हुए हैं, तो इन दो बहुपद की अगर बात करें तो किस रूप के हैं। ये तो दिया है ए का मान, क्या दिया है ए का मान, ए हो गया। ये क्या है एक्स है, एक्स हो गया। सब पे घात 2 लगा तो ये भी घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस ये क्या है बी का दिया है तो बी, इसके साथ भी एक्स लगा है तो हो गया एक्स। यहाँ क्या है प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। यानी ऐसा बहुपद जो ए एक्स² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा उसको क्या कहेंगे। और एक बात यार ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी जो ए का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इन बहुपद को क्या कहेंगे और इस बहुपद को क्या कहेंगे, ये सारी चीज देखें। तो आपको ध्यान रखना हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद के प्रकार किस आधार पे, तो घात के अनुसार। तो आप देखेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पे देखो आपको ये पहचानने का तरीका बहुत आसान है। आपको देखना है एक्स की घात, क्या देखना है एक्स की घात, एक्स की अधिकतम घात कितनी है। सब में एक्स की घात यहाँ पर एक है, एक छिपा हुआ, इसमें भी एक्स की घात एक है, इसमें भी एक्स की घात एक है, इसमें भी एक्स की घात एक है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें एक्स की अधिकतम घात एक हो, या ये कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये कौन सा बहुपद है, तो ये है रैखिक बहुपद। क्या है रैखिक बहुपद, कैसे, नहीं आपको लिखना क्या है तो लिख देना है ऐसा बहुपद जिसमें चर, देखो ये क्या है, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक हो। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या, सब में जितने भी चर हैं सभी चरों की घात कितनी है, एक ही है। यहाँ पर देखो यहाँ पे जितने भी चर हैं, चर की जो अधिकतम घात दी गई है वो दी गई है 2। कितने दी गई है, 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो इसमें यक्स यानी जो भी चर राशि दिया गया, इसमें लिख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और चलिए अगला दिखाते हैं आपको, अगला बहुपद। जैसे मान लेते हैं आपको दिया है कोई बहुपद ax³ प्लस bx², या मान लेते हैं 9x³ दिया है, 9x³ और 6x² प्लस 3x प्लस 8 दे दिया, ऐसा बहुपद दे दिया। यहां आपको मिल सकता है कोई दूसरा बहुपद, ये मिल सकता है कि दे दिया, मान लेते हैं 5x³ प्लस 7x माइनस 8 दे दिया गया, ये दे दिया गया। तो आप देखिए ये किस रूप का है, इसके रूप की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा इस रूप का। ये वाला पद हो गया, बी वाला पद हो गया, सी वाला हो गया, डी वाला हो गया। तो ये हो जाएगा ax³, दूसरा हो जाएगा bx², तीसरा हो जाएगा cx, चौथा हो जाएगा d। जो इस रूप में पाया जाता है, जो बहुपद इस रूप में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, ये सारी चीज जानेंगे। और आपको इसमें एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो आपका ये पूरा बहुपद गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए
इसमें अधिकतम घात कितनी है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। यानी त्रिघात बहुपद में क्या होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। तो लिख देते हैं यहाँ पर कि चर की अधिकतम घात घात 3 हो, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब चलिए चौथा और सबसे अंतिम प्रकार देखते हैं। जिसे मान लेते हैं कोई आपको बहुपद मिला, वो एक्स इस रूप में हो, वो हो ए एक्स की घात 4 लगी हो, फिर कोई चर हो, क्या हो, चर हो, उस पे एक्स की घात 3 हो, फिर अगला कोई भी चर हो उस पे एक्स की घात 2 हो, फिर अगला कोई चर हो वो हो डी मान लेते हैं, इसकी घात 1 हो, फिर हो ऐसे। यानी ऐसा कोई बहुपद मिले जो इस रूप में पाया जा रहा हो, किस रूप में पाया जा रहा हो, जो इस रूप में पाया जा रहा हो उसको कौन सा बहुपद कहेंगे, ये जल्दी जानेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी जहां जो ए है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, इसमें जो चर है, चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है, चर की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्घात बहुपद। क्या हो जाएगा, चतुर्घात बहुपद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चतुर्घात चतुर्घात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं कि चर की अधिकतम घात 4 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। तो हमने बहुपद जान लिया, बहुपद के प्रकार जान लिए। तो हम चलिए जानते हैं शून्यक। क्या जानते हैं, शून्य की बात करेंगे कि शून्य क्या होता है। तो अगर शून्य की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं, क्वेश्चन बोर्ड में शून्यक से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि शून्यक होता क्या है, यानी क्या कि शून्यक होता क्या है। तो देखा जाए जो आपको पेपर में आएगा तो दे देगा, मान लेते हैं दे दिया कि 5x + 2 का शून्यक क्या होगा, का शून्यक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक पूछ ले तो हम लोग क्या करते हैं, तो हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो इसको लिख लिया, मान लेते हैं 5x + 2 ले लिया, इसको हमने बराबर 0 मान लिया। अब हम करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर -2, x का मान हो जाएगा -2/5। क्या हो जाएगा, -2/5। तो यहाँ पे देखा जाए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया -2/5। कितना आया है, एक ही मान हमको मिला है। कितना मिला है, एक मान मिला है। यह मान लेते हैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि x² + 5x + 6 है, इसका आपको शून्य ज्ञात करने को दे दे। तो क्या करेंगे, इसके बराबर हम 0 मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो x के हमको 2 मान मिलेंगे। कितने मान मिलेंगे, 2। जैसे मान लीजिए एक बार हमको करेंगे, एक आएगा x बराबर -2, और फिर दूसरा आ जाएगा x बराबर -3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए x के एक मान मिला था, कितना मिला था, x का केवल एक ही मान मिला था। और यहाँ पर देखा जाए तो x के 2 मान मिल गए, एक मिला -2 और एक मिला -3। तो यही होता है शून्यक। क्या होता है, शून्यक, किसमें x के कितने मान है। जैसे कोई बहुपद दिया है, आपको बताना है किसमें x के कितने मान है, यही होता है शून्यक। तो देखना, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक उत्तर हो, जिसमें केवल एक उत्तर हो, इसमें देखो कितने उत्तर हैं, इसमें एक उत्तर है, और इसमें देखो कितने उत्तर हैं, केवल 2 उत्तर हो। जिसमें केवल एक उत्तर हो उसके कहते हैं शून्यक। क्या कहते हैं, कैसे शून्यक है, वो कहते हैं एक शून्यक है। देखा जाए जिसमें x का केवल एक मान आया हो उसको कहेंगे इसके एक शून्यक है।
जिसमें एक्स के 2 मान आए होंगे उसको क्या कहेंगे, इसके 2 शून्यक है। क्या हो गया, यानी कि जिसमें केवल एक उत्तर आया हो उसको कहते हैं एक शून्यक है, और जिसमें केवल 2 उत्तर आए हों उसको कहते हैं 2 शून्यक। तो ये हमने जान लिया कि शून्यक क्या होता है, शून्यक तो हमने जान लिया। अब चलिए हम आगे देखेंगे कि शून्यक का हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग शून्यक क्यों पढ़ा, क्या हमारे एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये सारी चीज हम चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे देगा, क्या करेगा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है, ऐसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये हो गया वाई अक्ष दिया है। तो अब आपको दे देगा क्वेश्चन ऐसे, क्या करेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे, और आपसे पूछ लेगा कि यक्स के कितने शून्यक हैं, इसे पूछ लेगा यक्स के शून्यक, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसा दे देगा, कह देगा यक्स के कितने कितने शून्यक हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा धैर्य बनाकर देखते रहना। तो आप शून्यक कैसे दिखाएंगे, तो आपको शून्यक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका ये है, जो ये लाइन है इसको देखो कि यक्स को कितनी जगह काट रही है, तो एक तो यहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, एक तो यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, और दूसरा यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, और यक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए यक्स वाली रेखा को 3 जगह काट रही है, ये वाली कितनी जगह काट रही है, 3 जगह काट रही है। यहाँ पे शून्य की बात करें तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे, कितने शून्य हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। और ये तो मान लेते हैं ये दिया है, यहाँ पर केवल 2 जगह काट रही है, ऐसे जो यक्स को केवल 2 जगह काट रही है, यहाँ पर एक तो यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, तो इसके अगर शून्य की बात करें तो इसके 2 शून्य है, कितने शून्य है, 2 शून्य। तो आपको ध्यान रखना है ये वाली रेखा यक्स अक्ष को जितने जगह पे काटेगी उसके उतने ही शून्य होंगे, और एक्सरसाइज 2 ये में केवल यही दिया है। तो आपको केवल ध्यान से यहाँ पे समझ लेना है, क्या करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है। ये तो हो गया शून्यक, क्या हो गया, शून्यक। अब देखेंगे संबंध, क्या देखेंगे, शून्यक के संबंध। तो हमको क्या करना है, जो बहुपद के शून्यक हैं उनके गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे, जो बहुपद के जो शून्यक हैं उनके गुणांक के बीच कैसा संबंध है, ये चीज हम जानने वाले हैं। तो मान देख लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद दिया गया, द्विघात बहुपद दिया है, क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। तो इसमें अगर हम देखें कि एक्स किसके साथ गुणा कर रहा है, ए के साथ गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, ए के साथ गुणा कर रहा है। तो जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया एक, यानी एक्स स्क्वायर को ए गुणा कर रहा है तो इसका गुणांक हो गया ए। यहाँ देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यानी ए स्क्वायर में कौन गुणा कर रहा है, ए गुणा कर रहा है। अगर बी अरे एक्स की बात करें, एक्स का गुणांक, अगर x की गुणांक की बात करें कि x के साथ कौन गुणा कर रहा है, तो x के साथ गुणा कर रहा है b, तो x का गुणांक हो जाएगा b हो जाएगा। और देखो c क्या है, एक अचर पद है, क्या है, अचर पद, यानी अचर पद। तो अचर पद क्या है, अचर पद है c। तो आपको ध्यान देना है कि x का गुणांक 1 है, और नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है, c क्या है, c एक अचर पद है। तो अब देखेंगे इनके शून्यांकों के बीच में संबंध क्या है। देखो तो पहला हो जाएगा सूत्र, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो करना क्या है, आपको क्या करना है, यक्स का गुणांक लेना है, यक्स का माइनस यक्स का गुणांक बटा क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी शून्यांक अगर योग की बात करें, योगफल की बात करें तो आपको लेना है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना। अब देखो एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है बी, यहाँ माइनस लगा तो लगा देंगे,
माइनस एक्स का गुणांक बी है तो हो गया बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो ये हो गया ये। तो अगर शून्यांकों के योग की बात करें, योगफल की बात करें तो सूत्र हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक, या उसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और यदि शून्यांकों को गुणनफल की बात करें तो सूत्र क्या होगा वो देखो, अगर शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल, अगर गुणनफल वाला सूत्र आ जाएगा तब आपको क्या करना है, तब आपको करना यह है अचर पद ले लेना है, क्या लेना है, अचर पद, अचर पद बट एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। तो अचर पद कौन है, अचर पद है सी, तो हो जाएगा सी बटा है बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है तो एक्स स्क्वायर गुणांक है ए, तो हो जाएगा ए। तो आपने देखा कि शून्यांकों को अगर योग की बात करेगा तो हो जाएगा माइनस बी बटा ये सूत्र, अगर शून्यांकों का गुणनफल का बात करेगा तो सूत्र हो जाएगा सी बटा ये। तो ये दो सूत्र थे, ये था शून्यांकों का संबंध, क्या था, शून्यांकों का संबंध था। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन है अधिकतर क्वेश्चन इसी सूत्र पे लगने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले चलिए आपको एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं इसी संबंध के, कि कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो पीछे सूत्र पढ़े उनको समझेंगे। कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया है, फिर शून्य ज्ञात करना है। पहले क्या करना है, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, फिर आपको क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, जो संबंध हम लोगों ने अभी तक देखा, संबंध का जो सूत्र ज्ञात किया है उस सूत्र की सत्यता की जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम शून्य निकालते हैं। तो इसके शून्य देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे जीरो, क्या कर देंगे, जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ यहाँ गुणा करेंगे तो कितना है 10, यहाँ पर 1 है, 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 ही। अब 10 में कुछ ऐसे जोड़ो या घटाओ कि आना चाहिए 7, कितना आना चाहिए 7। तो देखा जाए तो 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 10, यहाँ में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, यानी 5 दूनी 10 भी हो गया, 5 2 जोड़ो तो 7 भी हो गया, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर एक्स तुमने एक्स लगा दिया, फिर प्लस 10 बराबर 0 है। अब हल करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 0। अगर यहाँ पर बात देखें तो बात करें x की, तो यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x को हम कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1x, यहाँ बचेगा 2 हो गया। और यहाँ की बात करें तो प्लस 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, 5 कॉमन होगा, यहाँ पर 5 हम कॉमन कर लिए, तो क्या x 2 बचा बराबर 0। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे ऐसे, ये लिख लिए। अब इनको एक तरफ लिखेंगे ब्रैकेट में, x ये और प्लस 5 यहाँ पे लिख लिया, ये लिख लिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो x प्लस जो 2 दिया है बराबर 0 मान ले, तो x बराबर आएगा माइनस का 2। इसको देखें, x प्लस 5 दिया है बराबर 0 मान ले, तो x का मान आएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर देखा जाए x के कितने मान आए, तो x के 2 मान आए, कितने 2, एक आया है x का मान x x बराबर -2, दूसरा आया है x बराबर -5। तो इस बहुपद के कितने शून्यक हैं, तो इस बहुपद के 2 शून्य, कितने शून्य निकले, 2 शून्य, कौन कौन, -2 और -5। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, क्या करना है, अब आपको जांच करना है कि जो अभी तक हम लोग सूत्र पढ़े थे वो सूत्र सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इस पे। तो सूत्र क्या था, वो था शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये सूत्र था। सूत्र क्या था, तो सूत्र था -x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणा, यही सूत्र था हमारा। तो देखते हैं, माइनस लगा प्लस तो माइनस लगा दी, एक्स का गुणांक नहीं, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है 7, तो लिख दिए 7 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक छिपा है, तो एक लिख देंगे। अब कह रहा है शून्यकों का योग, शून्य जो आए हैं उनको योग करना है, योग करो और इधर इस सूत्र पे रखो, तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो शून्य कौन कौन है, एक आया है -2 और दूसरा कौन आया है -5 आया है। इन दोनों को योग करने पर और इसको हल करने पे दोनों बराबर आ गए, तो समझ लीजिए क्वेश्चन सही है। तो यह -2 प्लस गुणे माइनस करेंगे तो जाएगा -5, 5 2 7 हो जाएगा -7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -7 बट्टा, यानी -7 है -7 ही आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी -7 है, यहाँ पर भी -7 है, दोनों पक्ष क्या हो गए, दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। अब चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल वाले पे। सूत्र है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा सूत्र हो गया। एक है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कह दिया शून्यकों का गुणनफल। अब देखते हैं अचर पद कौन है, इसमें अचर पद 10 है, क्या है 10 बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है, यानी एक छिपा हुआ है, एक हो गया। अब शून्य को गुणनफल देखें तो शून्य कौन है, -2 गुणे -5, माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना है 10। देखो दोनों पक्ष आ गए बराबर, क्या आ गए, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो दोनों पक्ष आ गए बराबर, तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सही है। क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।